नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी किताब पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। बिल्कुल। किताब का नाम है एटलस ऑफ द हार्ट और इसकी लेखिका हैं डॉक्टर ब्रेने ब्राउन। हाँ, और ब्रेने ब्राउन का नाम ही काफ़ी है। वो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में एक रिसर्च प्रोफेसर हैं और उन्होंने पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा साहस, शर्म और वल्नरेबिलिटी जैसे विषयों पर काम किया है। वल्नरेबिलिटी यानी भावनात्मक रूप से खुद को खोलने देना। ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में उन्होंने हमारी समझ ही बदल दी है। बिल्कुल। उनका जो टेड टॉक है द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी, वो दुनिया के 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टेड टॉक्स में से एक है। तो मतलब जब वो भावनाओं के बारे में कुछ कहती हैं तो लोग सुनते हैं। सही बात है। और ये किताब एटलस ऑफ द हार्ट, इसका जो मूल विचार है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो कहती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं को ठीक से पहचानते ही नहीं हैं। हाँ, हम बस कुछ गिने चुने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है। बस 3-4 शब्द, और हमारी दुनिया वहीं खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली। और ये किताब हमें 80 से ज्यादा भावनाओं और अनुभवों को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। एक तरह का नक्शा। हाँ, एक नक्शा। और ये बहुत जरूरी है। किताब का जो मूल विषय है वो है इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी। इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी। हाँ, मतलब अपनी भावनाओं को बहुत ही सूक्ष्म, बहुत बारीक स्तर पर पहचानने और उन्हें सही नाम देने की क्षमता। एक दार्शनिक थे, लुडविग विटगेनस्टाइन। उन्होंने कहा था, मेरी भाषा की सीमाएं मेरी दुनिया की सीमाएं हैं। वाह। अगर आपके पास अपनी भावनाओं को बयां करने के लिए सिर्फ 3 शब्द हैं, तो आपका अनुभव भी वो उतना ही सीमित हो जाएगा। आप अपनी ही भीतरी दुनिया को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। किताब में एक चित्रकार का बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है। हाँ, वो बहुत अच्छा है। कि सोचिए, अगर किसी पेंटर के पास सिर्फ 3 रंग हो, काला, ग्रे और भूरा, तो वो क्या ही बना पाएगा? एक साधारण सी पेंटिंग। बिल्कुल। लेकिन अगर उसके पास लाल, पीले, नीले, हरे और उनके अनगिनत शेड्स हों, तो वो एक मास्टरपीस बना सकता है। तो ये किताब एक तरह से हमारी भावनाओं का वो कलर पैलेट बढ़ाती है। क्या बात है। तो ये किताब किसके लिए है? मतलब किसे इसे पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से ये उन सभी के लिए है जो अपने अंदर चल रही जो इमोशनल उथल पुथल होती है उसे समझना चाहते हैं, जो अपने रिश्तों में ज्यादा गहराई लाना चाहते हैं और जो जीवन के उतार चढ़ाव का सामना ज्यादा हिम्मत और समझदारी से करना चाहते हैं। तो चलिए इस एटलस का पहला पन्ना पलटते हैं। ब्रेने हमें उस जगह ले जाती हैं जब चीजें अनिश्चित या बहुत ज्यादा होती हैं, और मुझे लगता है आजकल हम सब अक्सर खुद को इसी जगह पर पाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। और यहाँ वो सबसे पहले 2 बहुत ही आम भावनाओं के बीच का फर्क बताती हैं, तनाव, स्ट्रेस और अभिभूत होना, ओवरवेल्म। अच्छा, इनमें क्या फर्क है? मतलब सुनने में तो एक जैसे ही लगते हैं पर है नहीं। ब्रेने के मुताबिक तनाव जो है वो घनी झाड़ियों या खरपतवार में चलने जैसा है। मतलब मुश्किल है, थका देने वाला है, पर आप फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। आपको एक उम्मीद होती है कि अगर मैं चलता रहा, मेहनत करता रहा, तो इससे बाहर निकल जाऊंगा। हाँ, ये महसूस किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप बस थम जाते हैं, जब लगता है कि अब एक और कदम उठाना नामुमकिन है। क्या वही ओवरवेल्म है? एकदम सही। अभिभूत होना या ओवरवेल्म होना वो तनाव का अगला स्तर है। ब्रेने कहती हैं कि ये ऐसा है जैसे आप उन झाड़ियों में चल रहे हों और अचानक एक तूफान आपको उड़ाकर कहीं और ही ले जाए। आप पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करते हैं। तनाव में आप फिर भी काम कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब आप अभिभूत होते हैं तो आपका शरीर और दिमाग चिल्लाकर कहता है, बस ब्रेक लो। मतलब उस वक्त सब कुछ छोड़कर बस 5 मिनट के लिए हटना ही एकमात्र रास्ता बचता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और भावना है, चिंता, एंजाइटी। हाँ, भविष्य को लेकर एक बेचैनी। हाँ, ये तो बहुत आम है। पर किताब में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है। वो कहती है कि चिंता और उत्साह यानी एंजाइटी और एक्साइटमेंट शरीर में एक जैसी ही प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। अच्छा, ये कैसे? सोचिए, जब आप चिंतित होते हैं तो क्या होता है? दिल तेज धड़कता है, पेट में अजीब सा महसूस होता है, हाथ शायद कांपने लगते हैं। हाँ, होता है। और जब आप किसी बहुत अच्छी चीज को लेकर उत्साहित होते हैं, जैसे किसी कॉन्सर्ट में जाने से पहले, तब भी तो शरीर में ठीक यही होता है। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारा दिमाग उस शारीरिक सनसनी को क्या नाम देता है। क्या वो उसे डर का लेबल देता है या उत्साह का? तो इसका मतलब है कि हम इसे बदल सकते हैं।
जैसे किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले अगर मैं नर्वस महसूस कर रहा हूँ तो खुद को मैं चिंतित हूँ कहने की बजाय अगर मैं कहूँ मैं उत्साहित हूँ, तो क्या उससे वाकई फर्क पड़ेगा? रिसर्च यही कहती है, ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग का जादू नहीं है। ये अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को रीफ्रेम करना है, उसे एक नया अर्थ देना है। आप अपने दिमाग को सिग्नल दे रहे हैं कि ये घबराने की नहीं बल्कि तैयार होने की स्थिति है। कमाल है, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है। और इन सभी भावनाओं के केंद्र में तनाव, चिंता, डर, इन सब के मूल में एक अनुभव है जिस पर ब्रेने का सबसे ज्यादा काम है, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते लोग अक्सर कमजोरी से जोड़ते हैं। और ब्रेने इसी धारणा को, इसी मिथ को तोड़ना चाहती हैं। उनके अनुसार वल्नरेबिलिटी का मतलब कमजोरी है ही नहीं। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अनिश्चितता, जोखिम और भावनात्मक रूप से उजागर होने का सामना करना। और आप सोचिए, क्या इस सब करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो ये कमजोरी कैसे हुई? ये तो साहस का सबसे बड़ा पैमाना है। आप बहादुर तभी हो सकते हैं जब आप कुछ ऐसा करने को तैयार हो जिसमें असफल होने का या चोट लगने का जोखिम हो। बिना वल्नरेबिलिटी के कोई साहस नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब हम सब जो इन भावनाओं से भागते हैं वो असल में साहस से भाग रहे हैं। एक तरह से, हाँ। वाह! अब एटलस में अगली जगह पर चलते हैं, जो शायद हम सबकी पसंदीदा जगह है या शायद सबसे मुश्किल, जब हम तुलना करते हैं। हाँ, और सोशल मीडिया के जमाने में तो इससे बचना नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। तुलना, कंपैरिजन एक दोधारी तलवार है। एक तरफ इसमें फिट इन करने की इच्छा होती है, मतलब हम समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ इसमें सबसे बेहतर बनने की होड़ होती है। मतलब हम दूसरों जैसे भी देखना चाहते हैं और उनसे बेहतर भी। ये तो बड़ा कंफ्यूजन है ना? ब्रेने कहती है कि इसका समाधान तुलना करना बंद करना नहीं है, क्योंकि ये एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। समाधान ये है कि हम जागरूक हों, हम ये पहचाने कि हम कब तुलना के जाल में फंस रहे हैं और फिर अपना ध्यान वापस अपने काम और अपने रास्ते पर ले आएं। लेकिन तुलना हमेशा नेगेटिव तो नहीं होती होगी? जैसे किसी की प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना। बिल्कुल, प्रशंसा, एडमिरेशन एक बहुत ही सकारात्मक भावना है। जब हम किसी को उसके गुणों के लिए, उसकी मेहनत के लिए सराहते हैं, तो वो हमें खुद का एक बेहतर संस्करण बनने के लिए प्रेरित करती है। ये जलन नहीं है, ये प्रेरणा है। और श्रद्धा, किताब में श्रद्धा, रेवरेंस का भी जिक्र है। हाँ, श्रद्धा प्रशंसा का एक और भी गहरा रूप है। ये हम तब महसूस करते हैं जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जो हमसे बहुत बड़ी, बहुत महान हो, जैसे रात में तारों से भरा आसमान देखना या कोई महान कलाकृति, एक विस्मय की भावना। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू आता है, ईर्ष्या, एनवी, और जलन, जेलसी। ज्यादातर लोग, मैं भी, इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सब करते हैं, लेकिन किताब बताती है कि दोनों भावनाएं बहुत अलग हैं। कैसे? इसे सरल तरीके से समझते हैं। ईर्ष्या में दो लोग शामिल होते हैं, आप और दूसरा व्यक्ति। ये तब होती है जब हम वो चाहते हैं जो किसी और के पास है। जैसे किसी की नई कार या उसकी नौकरी। बिल्कुल, काश ये मेरे पास होता। ये है ईर्ष्या। लेकिन जलन में आमतौर पर 3 लोग शामिल होते हैं। ये तब होती है जब आपको वो चीज खोने का डर होता है जो आपके पास पहले से है, और इसका कारण कोई तीसरा व्यक्ति होता है। अच्छा, एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, ये आपका रिश्ता है। अब उस दोस्त का एक नया दोस्त बन जाता है और वो उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगता है। आपको जो डर महसूस होगा कि कहीं मैं अपने दोस्त को खो न दूं, वो जलन है, ईर्ष्या नहीं। वाह, ये बहुत ही स्पष्ट है। तो अगर मैं अपने दोस्त को प्रमोशन मिलने पर सोचूं, काश ये प्रमोशन मुझे मिला होता, तो वो हुई ईर्ष्या। हाँ। लेकिन अगर मुझे ये डर लगे कि प्रमोशन के बाद मेरा दोस्त इतना व्यस्त हो जाएगा कि हमारे रिश्ते के लिए समय नहीं बचेगा और उसकी जिंदगी में कोई और ज्यादा जरूरी हो जाएगा, तो वो जलन है। एकदम परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही समझा। और इसी तुलना से एक और भावना पैदा होती है, नाराजगी, रिजेंटमेंट। ये बड़ी अजीब सी भावना है। हाँ, ये खट्टी कड़वी भावना है जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर पनपती है, जैसे कोई जहर। ये तब होती है जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है या हमारी कदर नहीं की गई। और किताब में एक और बहुत ही अजीब सा शब्द है, शॉर्डनफ्रॉइड। शॉर्डनफ्रॉइड, ये जर्मन शब्द है ना? हाँ, ये एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब है किसी और के दुर्भाग्य में एक तरह का आनंद महसूस करना। ओहो, ये तो सुनने में बहुत बुरा लगता है।
क्या हम सच में ऐसा करते हैं? सच कहूँ तो हाँ, ये स्वीकार करने में असहज भावनाएं, लेकिन ये मानवीय है। खासकर अगर हम उस व्यक्ति को अपना प्रतिद्वंदी मानते हो तो उसकी असफलता पर हमें एक गुप्त खुशी मिल सकती है। पर ऐसा क्यों होता है? ब्रेनी कहती हैं कि अक्सर हमारी अपनी असुरक्षा और ईर्ष्या से पैदा होती है। जब हम खुद को कमतर महसूस करते हैं तो किसी और को गिरते हुए देखकर हमें क्षण भर के लिए बेहतर महसूस हो सकता है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है फ्रॉइड एंड फ्रॉइड, जो इसका ठीक उल्टा है। मतलब किसी और की खुशी में सच में खुश होना, किसी की सफलता का जश्न मनाना, बिना ये सोचे कि इससे मुझे क्या मिला या मेरा क्या नुकसान हुआ। ये अभ्यास करने से शर्डनफ्रॉइड की भावना कम होती है। ये तो बहुत गहरी बात है। तुलना करने से जो ये सारी भावनाएं पैदा होती हैं, वो अक्सर इस एहसास से जुड़ी होती हैं कि चीजें वैसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए थी। बिल्कुल। और ये हमें सीधे किताब की अगली जगह पर ले जाता है, जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं। हाँ, और यहाँ सबसे पहले और सबसे आम भावना है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। हाँ। ये और कुछ नहीं, बस हमारी उम्मीदों का टूटना है। और इसमें एक सीधी सी गणित है, उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी निराशा भी उतनी ही गहरी होगी। और पछतावा, रिग्रेट, ये निराशा से कैसे अलग है? मुझे लगता है कि पछतावे में ज्यादा दर्द होता है। क्योंकि पछतावा निराशा से एक कदम आगे है। निराशा में हम बाहरी परिस्थितियों को, किस्मत को दोष दे सकते हैं, लेकिन पछतावा तब होता है जब हमें लगता है कि जो बुरा नतीजा आया है वो हमारे ही किसी फैसले या काम की वजह से आया है। मतलब हम जिम्मेदारी खुद पर ले लेते हैं। काश मैंने ऐसा ना किया होता। एग्जैक्टली। काश मैंने वो नौकरी ले ली होती, या काश मैंने वो बात कह दी होती। और दिलचस्प बात यह है कि रिसर्च बताती है कि लोग सबसे ज्यादा उन कामों का पछतावा नहीं करते जो उन्होंने किए, बल्कि उन कामों का करते हैं जिन्हें करने की उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। वाह, एक्शन से ज्यादा इनएक्शन का पछतावा होता है। अपराध बोध यानी गिल्ट में बहुत बड़ा फर्क बताती हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत। अपराध बोध कहता है मैंने कुछ बुरा किया। ये हमारे व्यवहार पर, हमारे काम पर केंद्रित है। और ये एक अच्छी चीज हो सकती है क्योंकि ये हमें अपने किए को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन शर्म कहती है मैं बुरा हूँ। ओह, ये तो सीधा हमारे अस्तित्व पर, हमारी पहचान पर हमला है। बिल्कुल। ये एक बेहद दर्दनाक और अलग थलग करने वाली भावना है। अपराध बोध कहता है मैंने गलती की, शर्म कहती है मैं ही एक गलती हूँ। तो अगर शर्म इतनी विनाशकारी है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका सबसे कारगर इलाज है सहानुभूति, एम्पैथी। शर्म जो है वो अंधेरे, चुप्पी और अकेलेपन में पनपती है। उसे यही माहौल पसंद है। जब हम अपनी शर्म की कहानी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं, और वो व्यक्ति हमें जज करने के बजाय सहानुभूति से सुनता है, हाँ मैं समझ सकती हूँ ये बहुत मुश्किल रहा होगा, तो शर्म की पकड़ ढीली पड़ जाती है। मतलब उसे रोशनी और हवा मिल जाती है और वो मुरझा जाती है। बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसी जगह पर चलते हैं जब चीजें जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती। यहाँ ब्रेने एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, ये दिमाग की एक बहुत ही अजीब सी स्थिति है। ये क्या होता है? ये एक तरह का मानसिक तनाव है, एक बेचैनी जो तब होती है जब हमारे दो विश्वास या विचार एक दूसरे से टकराते हैं, या जब हमारा व्यवहार हमारे विश्वास से मेल नहीं खाता। जैसे मान लीजिए आप मानते हैं कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ये आपका विश्वास है, लेकिन एक दिन आप ऑफिस से एक पेन चुपके से घर ले आते हैं। अब आपका दिमाग असहज हो जाता है क्योंकि आपका काम पेन चुराना आपकी सोच मैं ईमानदार हूँ से मेल नहीं खा रहा। हाँ, गिल्ट जैसी फीलिंग होगी। हाँ, उसी मानसिक तनाव को ही कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, और हमारा दिमाग इस तनाव को कम करने के लिए कुछ भी कर सकता है। किताब में इसका एक बहुत ही चरम उदाहरण है 1954 के एक पंथ का। हाँ, वो किस्सा तो कमाल का है। उस पंथ के नेता ने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया एक बहुत बड़ी बाढ़ में खत्म हो जाएगी, लेकिन जो सच्चे विश्वासी हैं उन्हें एक उड़न तश्तरी आकर बचा लेगी। अच्छा। और कई सदस्यों ने इस पर यकीन कर लिया। उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपना सब कुछ बेच दिया और उस तय दिन का इंतजार करने लगे। और फिर जब वो दिन आया और गया और कुछ नहीं हुआ, तो क्या होना चाहिए था? उन्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी। पर ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। खास तौर पर वो सदस्य जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध थे, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, उन्होंने ये मानने के बजाय कि वे गलत थे, अपने विश्वास को और भी मजबूत कर लिया।
ये कैसे हो सकता है? उनके नेता को एक नया संदेश मिला कि दुनिया खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके इस छोटे से समूह के विश्वास की शक्ति ने ही दुनिया को बचा लिया है। वाह, ये दिखाता है कि गलत साबित होने की असहजता से बचने के लिए हमारा दिमाग कैसे कैसे तर्क गढ़ता है। वो अपने पूरी दुनिया की सोच बदल देंगे, पर ये नहीं मानेंगे कि मैं गलत था। ये तो एक चरम उदाहरण है, पर हम सब इसका छोटा मोटा संस्करण रोज ही करते हैं। जैसे जब कोई बहुत महंगा फोन खरीदता है और फिर उसकी कमियों को नजरअंदाज करके सिर्फ खूबियों पर ही ध्यान देता है ताकि अपने फैसले को सही ठहरा सके। बिल्कुल वही बात है। अब चलते हैं एक और मुश्किल जगह पर, जब हम दर्द में होते हैं। यहाँ ब्रेने पीड़ा का वर्णन करती हैं, एंग्विश, जो एक चौंकाने वाला और गहरा दर्दनाक अनुभव है। और यहाँ आशा और निराशा की भी बात होती है। मुझे हमेशा लगता था कि आशा बस एक भावना है, एक फीलिंग, बस उम्मीद रखना। पर ब्रेने बताती हैं कि नहीं, आशा सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। मतलब ये सोचने का एक तरीका है, एक कौशल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 3 चीजें शामिल हैं। पहला, एक यथार्थवादी लक्ष्य, ए रियलिस्टिक गोल। दूसरा, उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते सोच पाना, पाथवेज। और तीसरा, यह विश्वास कि हम उन रास्तों पर चल सकते हैं, एजेंसी। जब ये तीनों चीजें होते हैं तब आशा जन्म लेती है। तो निराशा तब होती है जब ये तीनों चीजें गायब हो जाती है? हाँ, निराशा तब होती है जब हम अपनी परिस्थितियों को बदलने में खुद को पूरी तरह असहाय और असमर्थ पाते हैं। इससे निपटने के लिए शोधकर्ता मार्टिन सेलिगमन के 3 Ps का सिद्धांत बहुत मददगार है, जिसे ब्रेने ने अपनी किताब में शामिल किया है। ये क्या है? इसे एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए कि कोई एक इंटरव्यू में असफल हो गया। ठीक है, तो पहला P है पर्सनलाइजेशन, यानी निजीकरण। निराशा में हम सोचते हैं सब मेरी गलती है, मैं ही बेवकूफ हूँ। निजीकरण से बाहर निकलने का मतलब है ये समझना कि सब कुछ आपकी गलती नहीं है। हाँ, शायद मैं बेहतर तैयारी कर सकता था, लेकिन हो सकता है कि इंटरव्यू लेने वाले का दिन खराब था या कोई दूसरा उम्मीदवार उस भूमिका के लिए ज्यादा उपयुक्त था। अच्छा, मतलब दोष सिर्फ खुद पर न लेना। दूसरा पी क्या है? दूसरा P है परमानेंस, यानी स्थायित्व। निराशा में लगता है कि ये मुश्किल दौर कभी खत्म नहीं होगा, मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। स्थायित्व से बाहर आने का मतलब है ये समझना कि ये स्थिति अस्थायी है। यह एक बुरा इंटरव्यू था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अगला इंटरव्यू बेहतर होगा। और तीसरा पी? तीसरा है परवेसिवनेस, व्यापकता। निराशा में हमें लगता है कि जीवन के एक क्षेत्र में विफलता का मतलब है कि हम हर क्षेत्र में असफल हैं। मैं इस इंटरव्यू में फेल हो गया, मतलब मैं एक लूजर हूँ। व्यापकता से बाहर आने का मतलब है यह मानना कि यह असफलता मेरे पूरे जीवन को परिभाषित नहीं करती। मैं इस एक इंटरव्यू में असफल हुआ, लेकिन मैं एक अच्छा दोस्त हूँ, एक अच्छा बेटा हूँ और एक मेहनती इंसान हूँ। ये तो बहुत ही उपयोगी फ्रेमवर्क है, मतलब निराशा के अंधेरे से निकलने का एक प्रैक्टिकल रास्ता। बिल्कुल। तो इस पूरी किताब से मिली जानकारी को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं? कुछ व्यवहारिक सबक क्या हैं? सबसे पहला और सबसे जरूरी तो यही है, अपनी भावनात्मक शब्दावली बढ़ाएं। अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या अच्छा महसूस करें, तो एक पल के लिए रुकें और पूछें, ये बुरा असल में क्या है? क्या मैं निराश हूँ? क्या मैं चिंतित हूँ? क्या मैं शर्मिंदा हूँ? सही शब्द ढूंढना ही समस्या को समझने की दिशा में पहला कदम है। दूसरा जो मुझे बहुत पसंद आया, चिंता को उत्साह में बदलें। ये याद रखना कि शारीरिक रूप से दोनों भावनाएं एक जैसी हैं, हमें उन्हें एक नया, ज्यादा शक्तिशाली नाम देने की शक्ति देता है। तीसरा, आशा का अभ्यास करें। ये कोई जादू नहीं है जो अपने आप हो जाएगा। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें, उन्हें पाने के कई रास्ते सोचें और अपनी क्षमताओं में विश्वास रखें। यह एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से बनाया जा सकता है। और शर्म और अपराध बोध के बीच का अंतर याद रखना, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, ये चौथा सबक है। शर्म और अपराध बोध में अंतर करें। अगर आपने कुछ गलत किया है तो अपराध बोध महसूस करें और उसे सुधारने के लिए कदम उठाएं, लेकिन खुद को एक बुरा इंसान मानकर शर्म के गड्ढे में ना डूबें। शर्म कहती है मैं बुरा हूँ, अपराध बोध कहता है मैंने बुरा किया। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और अंत में सहानुभूति। हाँ, पांचवा सबक, सहानुभूति का अभ्यास करें, दया का नहीं। प्रैक्टिस एम्पैथी नॉट सिंपैथी। हाँ, इनमें क्या फर्क है? भावना में जुड़ना। ये कहती है
मैं तुम्हारे साथ इस मुश्किल में हूँ। जबकि दया का मतलब है दूर से किसी के लिए बुरा महसूस करना। ये कहती है, बेचारा मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। सहानुभूति जोड़ती है, जबकि दया अक्सर दूरी बना देती है। इस गहरी और ज़रूरी चर्चा को समेटने के लिए इस किताब से मुख्य सबक क्या हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से 4 मुख्य बातें हैं। पहली, भाषा ही कुंजी है। अपनी भावनाओं को सटीक नाम देने की क्षमता उन्हें समझने और संभालने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। एक अच्छे नक्शे के बिना हम अपने ही मन के शहर में खो सकते हैं। दूसरी बात जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी वो है भेद्यता ही असली साहस है। मुश्किल भावनाओं से भागना कायरता है, उनका सामना करना, उन्हें महसूस करना, वही असली ताकत है। तीसरी, गहरे संबंध आत्म जागरूकता से शुरू होते हैं। हम दूसरों के साथ केवल उतना ही गहरा जुड़ सकते हैं जितना हमारा खुद के साथ जुड़ाव है। हाँ। अगर हम खुद को ही नहीं समझते तो हम दूसरों को क्या समझेंगे? और चौथी, आशा एक अभ्यास है, केवल एक भावना नहीं। हाँ, कि इसे सक्रिय रूप से विकसित किया जा सकता है, खासकर मुश्किल समय में। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हो जाती है। ये एक सचेत प्रयास है, एक विकल्प है जो हम चुनते हैं। बिल्कुल। किताब के अंत में ब्रेने ब्राउन अपनी माँ की एक सलाह साझा करती हैं, जो इस पूरी किताब का सार है। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली है। वो कहती हैं, दूर मत देखो, नीचे मत देखो, दर्द को न देखने का नाटक मत करो। लोगों की आंखों में देखो, भले ही उनका दर्द देखना असहनीय हो। यह हमें याद दिलाता है कि मानवीय अनुभव का मतलब ही है हर तरह की भावना को महसूस करना, अच्छी, बुरी, आरामदायक, असहज, सब कुछ। इस एटलस ऑफ द हार्ट के साथ हम किसी भी भावनात्मक इलाके में जाने की हिम्मत कर सकते हैं, बिना खो जाने के डर के। सही कहा। ये किताब हमें अपने अंदर की दुनिया का एक नक्शा देती है, ताकि हम खुद को और एक दूसरे को थोड़ी और गहराई और थोड़ी और सहानुभूति से समझ सकें। बिल्कुल। ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की गहरी समझ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर